है यहाँ पर आपके सामने टोटल 6। अब ये कौन कौन सी है, तो सबसे फर्स्ट आती है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल। इसके मैं फॉर्मूलाज आपको बताऊंगा। ये बोल रहे हैं कि जो स्टॉक है उसके लेवल को आप सेट कर दो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक कितना हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं मंगाना है, क्योंकि उससे ज़्यादा मंगा लिया, मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपने डिसाइड कर लिया, और उससे ज़्यादा अगर आपने मंगा लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? नई जगह लेनी पड़ेगी। तो ऐसे बहुत सारे लेवल आपको रखने होंगे, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ। एक ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो कि एक बार में इतना ऑर्डर देना है। ओके, नेक्स्ट ABC एनालिसिस प्लान है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग प्लान, और वेट एनालिसिस है, FSND एनालिसिस है, और JIT जस्ट इन अप्रोच भी है। तो ये सारे के सारे जो फर्स्ट जो ये हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल है उसको कंट्रोल करने की, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है ये हम आज अभी समझने वाले हैं और इसके फॉर्मूलाज मैं आपको बताने वाला हूं। ये रहे इसके फॉर्मूलाज यहां पर। लेकिन इसके फॉर्मूलाज बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये है क्या। वेरियस स्टॉक लेवल को अगर हम डिसाइड कर देंगे, डिटरमाइन कर देंगे, तो उससे क्या होगा। तो देखो, वेरियस लेवल हमको डिसाइड करने हैं हमारे स्टॉक के, जो मटेरियल का स्टॉक है उसके वेरियस लेवल जो है हमें डिसाइड करने हैं। ये हमने डिसाइड कर लिया मैक्सिमम लेवल। यहां पर फॉर एग्जांपल के लिए इसका हमने नाम लिख दिया मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका मतलब क्या हो गया कि देखो इतना स्टॉक जो है होना है, इससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया प्रॉब्लम हो जाएगी। ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल है। क्यों? अगर इससे ज्यादा हो गया हमारे पास स्टॉक तो रखने के लिए जगह ही नहीं होगी, पास में एक और गोडाउन लेना पड़ेगा और गोडाउन में रखना पड़ेगा, यानी कि कहीं किराए पे जगह लेनी पड़ेगी, तो हमारा रेंट लगेगा और तो खर्चा बढ़ जाएगा। मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल तो क्या, मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट ओनली रख रखाव की थोड़ी, परचेज करने की थोड़ी होती है, उसकी मेंटेनेंस की भी तो होती है। ओके, इसके अलावा अगर कहीं जगह नहीं ली तो बाहर ट्रक खड़े रहेंगे। अब ट्रक खड़े रहेंगे तो बोलेंगे भैया हम ऐसे खड़े खड़े थोड़ी रहेंगे, हमको भी जो खड़े रह रहे हैं एक दिन की जो है जो किराया लगेगा उसका, है ना। तो वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिसाइड कर लो। फिर आप डिसाइड कर दो मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का मतलब हो गया कि कम से कम इतना स्टॉक तो होना ही चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। आपके गोडाउन में अगर इससे नीचे चला गया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इतना तो आपको हर समय चाहिए ही चाहिए स्टॉक। अगर इससे नीचे गया तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी। फिर आप जो मैन्युफैक्चरिंग में जो स्टॉक को कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन करेंगे, मशीन में डालने के लिए स्टॉक रहेगा ही नहीं आपका। फिर आता है एक डेंजर स्टॉक लेवल। ये तो डेंजर है भैया, अब इससे नीचे जाते वास्तव में मशीनें बंद करके घर बैठना पड़ेगा। तो ये लेवल है मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल कि भैया ये आपका लेवल यहां पहुंच गया, अब आप न्यू ऑर्डर दे दो, फोन करके बोल दो हाँ भैया एक गाड़ी माल भेज दो, तो वो क्या होगा, थोड़ा सा और नीचे जाएगा, तब तक गाड़ी आ जाएगी और वो अनलोड होके चला जाएगा। समझ में आया? तो अब ये स्टॉक लेवल सारे के सारे निकालने कैसे, तो इसके फॉर्मूलाज हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास में रीऑर्डर लेवल, कब रीऑर्डर देना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, मैक्सिमम कंजम्पशन आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि ज्यादा से ज्यादा इतना कंजम्पशन होता है, और उसको मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि ज्यादा से ज्यादा कितनी देरी करते हैं हम, मैक्सिमम इतने दिनों में तो रीऑर्डर दे ही देते हैं। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम कंजम्पशन, दोनों ही मैक्सिमम है। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। रीऑर्डर पीरियड को आप ROP समझ सकते हैं शॉर्ट में। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम ROP यानी कि रीऑर्डर पीरियड। तो इससे आपका रीऑर्डर लेवल आ जाएगा। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है फिर मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है, जो रीऑर्डर लेवल हमने ऊपर निकाला है वो चाहिएगा। इसका मतलब अगर मिनिमम स्टॉक लेवल पूछता है तो हमें रीऑर्डर लेवल निकालना ही पड़ेगा फर्स्ट वाला। तो रीऑर्डर लेवल निकालो, इसका मतलब पहले ये निकालो, रीऑर्डर लेवल ले लिया, उसमें से हमको माइनस करना है क्या, एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन कितना होता है। भाई नॉर्मल इतना हम स्टॉक को कंज्यूम कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, तो वो एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन ले लो, मल्टीप्लाई कर दो एवरेज या रीऑर्डर पीरियड से। जो इससे ऊपर रीऑर्डर लेवल निकाल रहे थे वहां पर हम मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ले रहे थे, यहां पर एवरेज रीऑर्डर पीरियड लेना है। वहां पर हम मैक्सिमम कंजम्पशन ले रहे थे, यहां पर नॉर्मल या एवरेज कंजम्पशन लेना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको लेस करना है जो ऊपर वाला आंसर है रीऑर्डर लेवल से, तो आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल, कि इतना तो स्टॉक रहना ही चाहिए, इससे कम जाते डेंजर लेवल स्टार्ट हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है बंद करनी पड़े। ओके,
नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। भैया ये मैक्सिमम लेवल आ गया, अब मत मंगाना। वो कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट वाला रीऑर्डर लेवल आया है उसमें प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद में यहां रखना है और उसमें से माइनस करना है मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से। तो मिनिमम कंजम्पशन है, फर्स्ट वाले में क्या था, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, सेकंड वाले में क्या था, एवरेज कंजम्पशन एवरेज रीऑर्डर पीरियड। यहां क्या है, मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। तो मिनिमम कंजम्पशन को मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसको रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी को प्लस करके जो आंसर आएगा उसमें से इसको लेस करना है। तो हमारे पास में आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल की इतना स्टॉक मैक्सिमम जाएगा, इससे ऊपर नहीं। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज कितना रहना चाहिए, तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि सेकंड और थर्ड दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दो, फिर आता है हमारा डेंजर स्टॉक लेवल। ये कैसे आएगा, मिनिमम कंजम्पशन रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी वो लेनी है और उसको मल्टीप्लाई कर देना मिनिमम रीऑर्डर पीरियड से, तो आपका आ जाएगा डेंजर स्टॉक लेवल। तो ये अगर स्टॉक लेवल हम जो है निकाल के रख देंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी फैक्ट्री के लिए, हमारे स्टॉक के लिए, तो उससे आपका जो स्टॉक का फालतू का खर्चा है वो बच जाएगा। तो इससे आपकी जो मटेरियल कॉस्ट है वो कंट्रोल रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम समझेंगे। तो आप क्या करना है, यहाँ पर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएंगे सारे के सारे फॉर्मूले नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। आप अपनी बुक से भी कर सकते हो। टेक्निक्स थी वो टोटल 6 थी, ये सामने आपकी लिखी हुई है, ये भी मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताई थी। फर्स्ट जो इसका मेथड है या जो टेक्निक है, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, ये जो है ये हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट इसके फॉर्मूलाज भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझा दिए थे। ये देखिए ये फॉर्मूलाज थे इसके, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल, ये लास्ट लेक्चर के अंदर डेंजर स्टॉक लेवल, ये हमने लास्ट लेक्चर के अंदर फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। जो टेक्निक है कॉस्ट कंट्रोल करने की, मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने की जो टेक्निक है, उसमें जो फर्स्ट टेक्निक है सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, उसके फॉर्मूलाज देखे थे। आज हम इन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिएगा, वो ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू यू इन रेस्पेक्ट ऑफ एन आइटम ऑफ अ स्टोर। किसी एक स्टोर की आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके स्टॉक की, आपको क्या रिक्वायर्ड है, यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन, क्या असर्टेन करना है, रीऑर्डर लेवल निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है एंड मैक्सिमम स्टॉक लेवल आपको निकालना है, ठीक है। इसके आगे रीऑर्डर लेवल के आगे अमाउंट दे रखा है, यूनिट्स दे रखी है, मिनिमम स्टॉक लेवल के आगे भी दे रखी है और मैक्सिमम स्टॉक लेवल के आगे आपको दे रखी है। ये आंसर्स हैं, ये एग्जाम में नहीं दे रखे होंगे, है ना, क्वेश्चन में नहीं होंगे। ये आंसर मैंने यहाँ पर इसलिए लिखे हैं कि आप जब मिनिमम या रीऑर्डर लेवल निकालो तब आप चेक कर पाओगे, हाँ आपका आंसर यही आ रहा है जो यहाँ दिया हुआ है। क्वेश्चन में आपको गिवन है रीऑर्डर क्वांटिटी जो कि है 2160, रीऑर्डर पीरियड दे रखा है 4 और 6 वीक, 2 दे रखा है। रीऑर्डर पीरियड, ये रीऑर्डर पीरियड जो ये 2 क्यों है, आरओपी बोलते हैं इसको, रीऑर्डर पीरियड। एक है मिनिमम और एक है मैक्सिमम, तो एक तो है मिनिमम रीऑर्डर पीरियड और एक है मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। आरओपी मतलब रीऑर्डर पीरियड को शॉर्ट फॉर्म बनाया है मैंने। सो मिनिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 4 वीक्स और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है, 6 वीक्स, ओके ठीक। मैक्सिमम कंजम्पशन दे रखा है आपको 540 यूनिट पर वीक, नॉर्मल कंजम्पशन दे रखा है 360 यूनिट्स पर वीक, और ये जो नॉर्मल कंजम्पशन है इसको हम एवरेज कंजम्पशन भी बोल सकते हैं। मिनिमम कंजम्पशन दे रखा है आपको 180 यूनिट पर वीक। रीऑर्डर क्वांटिटी जो दे रखी है 2160 यूनिट्स, इसका मतलब होता है जब आप ऑर्डर दोगे तो इतनी यूनिट ट्रक में आएगी, ठीक है, ओके। रीऑर्डर पीरियड का मतलब है जो ये आप 2160 यूनिट मंगाते हो ना, तो कम से कम आपको 4 वीक में तो मंगानी पड़ती है मिनिमम, और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 वीक के अंदर तो मंगाओगे। मतलब 2160 यूनिट का जो ऑर्डर दोगे खरीदने के लिए, वो 4 वीक कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक इसके बीच में आप दे दोगे, ओके। मैक्सिमम कंजम्पशन जो आपके होता है पर वीक, वो 540 यूनिट जो है वो मैक्सिमम कंज्यूम होती है, यानी कि फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें लगी हुई है उसके अंदर जाती है, यानी कि इसमें हम कुछ मटेरियल से स्टॉक बनाते हैं। नॉर्मल कंजम्पशन आपका एवरेज कंजम्पशन 360 यूनिट पर वीक रहता है, और मिनिमम कंजम्पशन जो है आपका 180 यूनिट जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 540 यूनिट की खपत होती है मटेरियल की, एवरेज देखें तो 360, और कम से कम 180 यूनिट की खपत तो डेली होती ही, पर वीक होती है। अब आपको इनके लेवल निकालने हैं। फॉर्मूलाज मैंने आपको पहले लिखाए थे, आई होप आपको याद होंगे।
बहुत सिंपल फॉर्मूला। फर्स्ट है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है वो है आपका मैक्सिमम कंजम्पशन, कि मैक्सिमम कितना कंजम्पशन चाहिए आपको, और मल्टीप्लाई कर दो उसको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड से, जिसको मैं शॉर्ट में आरओपी बोल देता हूँ। सो मैक्सिमम कंजम्पशन जो हमारा कितना और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है। देखो मैक्सिमम कंजम्पशन ये रहा कितना 540 यूनिट, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है 6 वीक। तो 540 मल्टीप्लाई बाय कर दो 6, तो 540 को 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर रीऑर्डर लेवल। तो सर ये रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी में क्या फर्क है, अभी बताते हैं। रीऑर्डर लेवल आ गया आपका 3240 यूनिट्स, ये रीऑर्डर लेवल है। इसका मतलब है कि आपका जो स्टॉक का लेवल है ना, उसकी बात चल रही है। जब स्टॉक का लेवल 3240 यूनिट्स पे आ जाएगा ना, तब हमको ऑर्डर देना है। तो ये इस लेवल पे ऑर्डर देना है। अभी अब मान लेते हैं 5000 यूनिट आपका टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है। जब वो कैपेसिटी कम होकर 3240 पे आ जाएगी ना, तब हम ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर कितना देंगे 2160 यूनिट का। तो रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कितनी क्वांटिटी मंगवाओगे, और रीऑर्डर लेवल का मतलब अभी आपके पास कितना लेवल है उसका। ओके, दोनों ये चीजें हैं। नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर फॉर्मूला आता है फिर आपका, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड नंबर हमारा था मिनिमम कंजम्पशन। यस, मिनिमम कंजम्पशन। अब मिनिमम कंजम्पशन अगर आपको निकालना है ना, तो आपको पहले रीऑर्डर लेवल निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन के लिए हमको चाहिए रीऑर्डर लेवल, और उस रीऑर्डर लेवल में हमको माइनस करना है क्या, एक तो हमको एवरेज या नॉर्मल कंजम्पशन, एवरेज बोलो या फिर नॉर्मल कंजम्पशन, कि नॉर्मली एवरेज कितना कंजम्पशन होता है, और मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज आरओपी मतलब रीऑर्डर पीरियड से। अब रीऑर्डर लेवल तो ये रहा, आपको दे रखा है कितना 3240 यूनिट। ओके, एवरेज और नॉर्मल कंजम्पशन ये भी ये रहा क्वेश्चन में। एवरेज कंजम्पशन आपका कितना है, ये रहा। एवरेज बोलो या नॉर्मल बोलो, मैंने बोला था वो 360 यूनिट एवरेजली एक वीक के अंदर हम यूज़ करते ही करते हैं। और एवरेज रीऑर्डर पीरियड चाहिए। अब एवरेज रीऑर्डर पीरियड कैसे आएगा, हमारे पास मिनिमम आरओपी है और मैक्सिमम आरओपी है, तो एवरेज भी निकाल सकते हैं। कैसे, मिनिमम आरओपी को ले लो, वो कितना है 4, मैक्सिमम को ले लो 6, डिवाइड कर दो 2 का, तो 10 डिवाइड बाई 2 तो आ गया 5। तो 5 क्या आ गया आपका एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो एवरेज रीऑर्डर पीरियड आ गया हमारे पास में 5। अब आप 360 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो आ गया 1800 यूनिट्स, और 3240 रीऑर्डर लेवल है ही। 3240 में से 1800 लेस कर दो, तो आपके आ गया 1440 यूनिट्स। ये आ गया आपका मिनिमम कंजम्पशन तो नहीं बोलते, मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब इतना तो स्टॉक में आपको लेवल चाहिए ही चाहिए। ये रीऑर्डर लेवल है, यहाँ से ऑर्डर देंगे हम, इतना आपके पास रहना ही चाहिए। जो आपका है ना ये 1440, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपके स्टॉक का लेवल। 1440 से यूनिट अगर नीचे चली गई वीक के अंदर, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऑर्डर टाइम पे फुलफिल नहीं हुआ, तो हो सकता है काम रोकना पड़ जाए, मतलब आपकी कम पड़ जाएगी यूनिट्स, है ना। ओके जी, ये देखो आप आंसर भी दे सकते हो। 3240 यूनिट आपका रीऑर्डर लेवल हो गया, और 1440 यूनिट आपका मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। ठीक है, चलिए, फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। मैक्सिमम स्टॉक लेवल देखिए, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसका फॉर्मूला वही, आपको रीऑर्डर तो चाहिए ही चाहिए, रीऑर्डर लेवल यानी कि फर्स्ट वाला, और उसके अंदर यहाँ प्लस करना है रीऑर्डर क्वांटिटी। तो रीऑर्डर लेवल और रीऑर्डर क्वांटिटी दोनों में जो मैंने डिफरेंस बताया था, उन दोनों को लेना है। उसके बाद इसमें से माइनस करना है हमको मिनिमम कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करना है पहले मिनिमम आरओपी से, आरओपी मतलब रीऑर्डर पीरियड से। तो चलिए रीऑर्डर लेवल ले लेते हैं, वो तो हमको पता ही है 3240 जो फर्स्ट का आंसर था। रीऑर्डर क्वांटिटी हमको क्वेश्चन में दे रखी होती है, ये रही 2160 यूनिट्स। ठीक है, ओके जी। उसके बाद में हमको चाहिए यहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। मिनिमम कंजम्पशन ये रहा 180 यूनिट, ठीक है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड रहा 4, तो 180 और 4। अब 180 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 720, 720
और ये आ जाएगा 3240 प्लस 2160, 5400 यूनिट्स। और 5400 में से मैं माइनस कर दूँ, लेस कर दूँ 720, तो 4680 यूनिट्स। ये मैक्सिमम लेवल है। इससे ज़्यादा आप कभी भी स्टॉक में यूनिट्स ना रखें। अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट्स होगी, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा इतना रख सकते हैं। इससे ज़्यादा मंगाओगे अगर तो फिर एक और गोडाउन रेंट पे लेना पड़ेगा, ट्रक बाहर खड़ा रहेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, 4680 है। यहाँ पर आंसर 4280 है, वो रॉन्ग है। टाइपिस्ट ने मिस्टेक करी है, ये सही है। एक फोर्थ नंबर पूछा तो नहीं है, अगर आप चाहो तो निकाल सकते हो, वो है एवरेज स्टॉक लेवल, और वो निकालना बहुत इजी है। मैं उसका आपको फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पर। एवरेज स्टॉक लेवल, फोर्थ नंबर, एवरेज स्टॉक लेवल, उसका फॉर्मूला क्या है? मिनिमम स्टॉक लेवल, जो सेकंड नंबर आंसर है, और फिर थर्ड नंबर आंसर मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इन दोनों को ले लीजिए और उसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का। अब देखो मिनिमम स्टॉक लेवल कितना है आपका, ये रहा 1440, 1440, और मैक्सिमम स्टॉक है 4680। इन दोनों को प्लस करके 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज स्टॉक लेवल आ जाएगा। भाई एवरेजली इतना तो रहता ही रहता है। ये आ गया 6120, उसमें डिवाइड कर दीजिए 2 का, तो आगे 3060 यूनिट्स। ये सब यूनिट्स में है, ठीक है। तो एवरेज इतना स्टॉक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। सो आपको अगर नोट करना है, मतलब स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा कर देता हूँ, ऐसे दिखा देता हूँ। कॉस्ट कंट्रोल, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल को कंट्रोल करने की जो टेक्निक्स है, जिसको हम इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक भी बोलते हैं, वो आपके सामने 6 है। ये मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अंदर हमने फर्स्ट वाला कर लिया है, सेटिंग ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल, ये हमारा हो चुका है। आज के लेक्चर के अंदर हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम शॉर्ट में EOQ भी बोलते हैं ना, EOQ की फुल फॉर्म क्या है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, हिंदी में बोलते हैं मितुवई आदेश मात्रा। कोई हिंदी वाला स्टूडेंट देख रहा है तो उसके लिए बता देता हूँ, मितुवई आदेश मात्रा। बट एग्जाम में आपको EOQ लिखना पड़ेगा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में भी इंग्लिश ही ज़्यादा यूज होती है। ओके, सो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से हम कैसे हमारे जो मटेरियल है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, वो हम आज समझेंगे। एंड EOQ कैसे निकालते हैं, कितना ऑर्डर दे कि इकोनॉमिकली सही रहे हमारे लिए, हमारी कॉस्ट कंट्रोल में रहे, हमारे मटेरियल की कॉस्ट कंट्रोल में रहे। ओके, तो देखो EOQ को समझना है तो देखिए ये 2 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी। मैंने यहाँ पर हिंदी में भी लिख दिया है। EOQ का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मितव्ययी आदेश मात्रा। कोई भी हम ऑर्डर देते हैं ना, तो उसमें 2 तरह की कॉस्ट होती है जो हमारे काम आती है, मतलब लगती है काम। तो क्या आती है? 2 तरह का खर्चा आता है ऑर्डर देने पर। एक आता है ऑर्डर कॉस्ट, जिसको आदेश लागत बोलते हैं, और एक आता है स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, संग्रहण लागत बोलते हैं। ठीक है, ऑर्डर कॉस्ट का एग्जाम्पल देता हूं, उससे बेहतर समझ में आएगा। जैसे कि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस जो है वो ऑर्डर कॉस्ट का एग्जाम्पल है। अगर आप ऑर्डर करोगे, कोई मटेरियल मंगाने के लिए ऑर्डर दोगे, तो वो मटेरियल आपके फैक्ट्री तक, आपके गोडाउन तक, आपके स्टोर तक आएगा, तो बीच का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ, एक तो ये होती है कॉस्ट। सेकंड होती है स्टोरेज कॉस्ट। स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट। अब स्टोरेज कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट में कैसे कि मटेरियल आ गया, हाँ, अब उसको जिस गोडाउन में रखना पड़ेगा उसका रेंट, अगर खुद का गोडाउन है और लोन ले रखा हो तो उसके ऊपर पे किए जाने वाला इंटरेस्ट, या फिर मटेरियल जो खरीदा है आपने, तो मटेरियल खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं थे, आपने लोन लेके खरीदा है, तो वो जो मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट है उसका भी इंटरेस्ट। इसके अलावा जो मटेरियल रखा है आपने जिस जगह पर, वहाँ का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ का सेफ्टी का खर्चा, एंड वहाँ का इंश्योरेंस, उस मटेरियल का इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। तो 2 तरह के खर्चे होते हैं। वैसे आप सोचोगे सर 3 तरह के खर्चे होते हैं। एक मटेरियल को परचेज करने की कॉस्ट, एक उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए लाने की कॉस्ट, और एक उसको सेव करने की कॉस्ट, उसको स्टोर करने की कॉस्ट, उसको केयर करने की कॉस्ट। ठीक है,
बट परचेज कॉस्ट जो है उसको ज़्यादा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सस्ते में परचेज करने की कोशिश कीजिए, वो अलग बात हो गई, लेकिन ये जो दोनों कॉस्ट है, इन दोनों कॉस्ट को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है EOQ के जरिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के जरिए। यानी कि आप अगर इकोनॉमिकली ऑर्डर दोगे ना तो ये दोनों कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, अगर नहीं दोगे तो ये दोनों कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ट्रक है और उस ट्रक के अंदर, मान लेते हैं ये ट्रक है, मुझे ट्रक बनाना नहीं आता है, ठीक है, ये ट्रक मान लो आप, इस ट्रक के अंदर टोटल 1000 बैग आ सकते हैं गेहूं के, व्हीट के, ठीक है, 1000 बैग की कैपेसिटी, 100 बैग की इसमें कैपेसिटी है, ठीक है। और ये ट्रक आपके फैक्ट्री तक सामान लाएगा तो उसमें आपके लगेंगे ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस 5000 रुपीज़, 5000 रुपये लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रक को ऑर्डर दोगे तो इस ट्रक की 100% कैपेसिटी कितनी है कि इसके अंदर 100 बैग 100 बोरी गेहूं आ जाएगा और 5000 रुपीज़ ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगेगा। अब आप मुझे बताइए पर बैग या पर बोरी मुझे कितना पड़ा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, तो कैसे निकालेंगे? 5000 रुपीज़, यस, डिवाइड किसका कर दो, 100 बैग का, तो पर बैग हमको कितना पड़ा, 50 रुपये, यानी कि एक बोरी पर, एक बैग पर 50 रुपये ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा। बट अगर आप 100 बोरी नहीं मंगाते हैं, है ना, अगर आप 100 बोरी नहीं मंगाते हैं, आप बोलते नहीं भैया हमको तो अभी 50 बोरी ही चाहिए, हमको तो 50 बैग ही चाहिए, हमको 100 बैग नहीं चाहिए, हमारी अभी आगे डिमांड ही इतनी है, हमको इतना ही चाहिए, हम इतना ही रख सकते हैं गोडाउन के अंदर, तो अब ये तो 5000 रुपीज़ ही लेगा क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा फिक्स है ट्रक का। तो अब बताओ कितनी कॉस्ट आएगी पर बैग, 50,000 डिवाइड बाय 50, 50, 51, तो कितना आ गया, 100 रुपीज़। अरे वाह, 100 रुपीज़ पर बैग, पर बोरी। यानी कि इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, अगर आप ज़्यादा ऑर्डर दोगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आएगी पर यूनिट या पर बैग या पर बोरी, और अगर आप कम ऑर्डर दोगे तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर बैग, पर बोरी या पर यूनिट बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये देखिए, ये जो ऑर्डर कॉस्ट है ना, ये अगर हम बहुत ज़्यादा देंगे तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है सर, बढ़िया है, मज़ा है, कॉस्ट कम आएगी। और अगर हम, है ना, ये देखो मैंने यहाँ ऑर्डर लिख रखे हैं, अगर हम ऑर्डर देते हैं एक्सेस में, इफ़ परचेज एक्सेस क्वांटिटी, तो हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम, पर यूनिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर हम लेस क्वांटिटी में ऑर्डर देंगे तो हमारी ये कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जैसे 50 से 100 हो गया था ना सीधा, ठीक है, ओके। तो अब क्या दें ऑर्डर, सर यही दो, ज़्यादा मंगाओ सस्ता पड़ेगा, ठीक है, बट जब ज़्यादा मंगाएंगे ना तो हमारी ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी। ज़्यादा एक्सेस क्वांटिटी में हम ऑर्डर देंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल कम हो जाएगी। अब 100 बोरी मंगा लिया आपने तो 50 रुपये पर बोरी आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है, सही है, बट 100 बोरी रखने की आपके पास जगह भी तो होनी चाहिए। अगर जगह नहीं है तो एक और जगह आपको रेंट पे लेनी पड़ेगी आपको। अगर आपने वो 50 बोरी जो एक्स्ट्रा मंगा रहे हैं वो आपके पास पैसा नहीं था, किसी से उधार लेके आपने मंगाया है, तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस का खर्चा, उसका इंश्योरेंस। यहाँ पर मैं तो एग्जाम्पल ले रहा हूँ गेहूँ का, कुछ भी सामान हो सकता है, तो उसका रेंट, उसको स्टोर करने का, उसको केयर करने का खर्चा बढ़ जाएगा। ज़्यादा मंगाओगे तो ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ेगी, और कम मंगाओगे तो कम केयरिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर एक्सेस क्वांटिटी मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, बट स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगी, केयरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर कम मंगाओगे तो आपकी ऑर्डर कॉस्ट यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बट केयरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। कम मंगाओगे तो कम केयर करनी पड़ेगी। तो कितना मंगाएं, तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ना इसकी ना उसकी, इसकी मानो। EOQ का फॉर्मूला है, यानी कि इस फॉर्मूले से एक ऐसी क्वांटिटी निकल के आ जाएगी, अगर वो ऑर्डर दोगे तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट दोनों में बैलेंस होके आपका जितना कॉस्ट कंट्रोल हो सकता है वो हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है अंडर रूट के अंदर आपको 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS करना है। पहले अंदर से सॉल्व हो जाएगा, फिर जो आंसर आएगा अंडर रूट कर देना, आपके पास EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आ जाएगी। एक इतनी क्वांटिटी आ जाएगी, इसका ऑर्डर दोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा। मतलब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और आपकी केयरिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट कंट्रोल रहेगी। अब यहाँ पर 2 का मतलब तो 2 ही है,
ए का मतलब यहां पर एनुअल कंजम्पशन पे है कि आपका पूरा एक साल में कितना कंजम्पशन होता है, कितना कंज्यूम करते हो आप मटेरियल को, कितना मशीन में डालते हो, उससे कितना फिनिश गुड्स बनाते हो, एनुअल कंजम्पशन। ओ का मतलब ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, एक बार ऑर्डर देने पर एक ऑर्डर की कॉस्ट क्या है, ठीक है। सी का मतलब यहां पर कॉस्ट पर यूनिट है, सी का मतलब केयरिंग कॉस्ट नहीं है, ध्यान रखना है ना। सी का मतलब क्या है, कॉस्ट पर यूनिट या फिर प्राइस पर यूनिट भी बोल सकते हैं। एस का मतलब यहां पर स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट है। एस हमेशा आपको परसेंटेज में दे रखा होगा, ये ध्यान रखना, ओके। अब अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कौन सा वाला, ये वाला। यहां पर आपको ईओक्यू कैलकुलेट करना है। इसमें आपको एनुअल कंजम्पशन दे रखा है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखा है, प्राइस पर यूनिट यानी कि सी दे रखा है, स्टोरेज कॉस्ट दे रखा है। अगर मैं बोलूं तो ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका ओ, और प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट ये सी हो गया, स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट आपका एस हो गया, जो कि परसेंटेज में होता है, मैंने बोला, और ये दे रखा है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आना चाहिए। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। हम क्या करते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं सीधा, यहाँ पर सॉल्यूशन, ठीक है। तो EOQ का फॉर्मूला है अंडररूट 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय ओ डिवाइड बाय सी एस, ठीक है। अब यहां पर 2 का तो 2 आ जाएगा, ए कितना है, एनुअल कंजम्पशन है 600 यूनिट, ओ कितना है, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, 12 रुपए, सी यानी कि आपका कॉस्ट पर यूनिट या फिर प्राइस पर यूनिट भी बोलते हैं ना, ये सी है। प्राइस पर यूनिट बोलो या कॉस्ट पर यूनिट बोलो, दोनों में से कुछ भी लिखा हो सकता है। ये 20 मल्टीप्लाई एस का मतलब क्या हो गया, स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट, वो कितना 20%। अब हमको इसको सॉल्व करना है। सबसे फर्स्ट ऊपर वाला सॉल्व कीजिए, 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 1200, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,400। अब 20 का 20% निकालना है, तो 20 का 20% कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 4 रुपीज़। 20 का 20% कैलकुलेट करके देख लो, 4। अब आप 14,400 के अंदर 4 का डिवाइड कर दो, तो 14,400 डिवाइड बाय 4 तो आ गया 3,600। अब बीकॉम वगैरह में कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो ये 3,600 कैलकुलेटर पे लिखो और ये अंडररूट वाला बटन दबा दो, ये वाला अंडररूट वाला बटन दिख रहा है, ये वाला, तो ये अंडररूट बटन दबाया तो कितना आ गया 60। तो 60 यूनिट का एक बार में ऑर्डर दोगे तो आपको वो इकोनॉमिकली सही पड़ेगा। ये EOQ है, इससे आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और केयरिंग कॉस्ट दोनों कंट्रोल रहेगी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो ये अच्छा है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर ये लीजिए, मेन तो प्रैक्टिस तो आप अपनी बुक से कर सकते हैं ना, ये नहीं, सॉरी, ये वाला, हाँ, एक तो ये ले लीजिए, ये फॉर्मूला लिख दीजिए किसका क्या मतलब है, और एक ऊपर ये लिख दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, एक में आ जाए आपके, हाँ, ये ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप चार्ट को समझा सकते हैं, चार्ट नहीं बनाना, लेकिन ये समझ में आ जाएगा, तो आप इस तरीके से थ्योरी लिख सकते हैं। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ओके। सो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एनुअल डिमांड ऑफ एन आइटम 3,200 यूनिट, यानी कि आपको ए दे रखा है। ए का मतलब मैंने बताया था एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। ए का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एनुअल कंजम्पशन। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने लेक्चर नंबर 3 यानी कि आप मेरे कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो एनुअल कंजम्पशन दे रखा हमको 3,200 यूनिट्स। द यूनिट कॉस्ट इज ₹6, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर यूनिट या कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आपको 6 रुपीज दे रखी है, जिसको मैंने बोला था सी, EOQ निकालते थे तो हम सी बोलते थे इसको, वो कितना है 6 रुपीज पर यूनिट। फिर दे रखा आपको इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25% पर एनम, तो ये आपको दे रखा है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, स्टोरेज कॉस्ट से, यानी कि एस, तो एस आपको दे रखा है 25% पर एनम, परसेंटेज में दे रखा है। आगे दे रखा है इफ द कॉस्ट ऑफ वन ऑर्डर इज 150, यानी कि ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है आपको 150, तो इसको मैंने बोला था ओ, तो ओ दे रखा है आपको 150 रुपीज पर ऑर्डर,
ओके जी, ठीक। अब इन सब की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, EOQ। और आगे आपको बोला हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर, डिटरमाइन, फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब EOQ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, अगर आपको याद हो अच्छे से तो मैं यहां लिखा देता हूं। EOQ का फॉर्मूला था √2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O डिवाइड बाय CS, इसका अंडररूट करना है। तो यहां पर 2 क्या है, यहां पर 2 का तो 2 ही रहेगा। A यानी कि एनुअल कंजम्पशन कितना है, तो एनुअल कंजम्पशन है 3200 यूनिट्स, तो हम यहां लिख देंगे 3200 यूनिट। O मतलब क्या हो गया, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर, ये रहा O, वो कितना है आपका 150 रुपीज पर ऑर्डर। ओके, फिर आता है C मतलब यहां पर हो गया कॉस्ट पर यूनिट या प्राइस पर यूनिट, ये रहा आपका C 6 रुपीज। ओके, फिर आता है आपका S का मतलब था स्टोरेज कॉस्ट या केयरिंग कॉस्ट, ये रहा 25%, और मैंने बोला था ये हमेशा परसेंटेज में दे रखा होगा। अब इसका अंडररूट करना है, तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, पहले सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे फर्स्ट ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 150, तो ये आता है 96, 9,60,000 रुपए, 9,60,000। ओके, ठीक है, डिवाइड में 6 का 25% करेंगे ना, तो ये आ जाएगा आपका 1.5। ओके, फिर अंडररूट, तो अब 9,60,000 में अगर मैं डिवाइड कर दूं 1.5 का, तो आता है 6,40,000, कितना आता है 6,40,000। अब इस 6,40,000 का हमको करना है अंडररूट। अब अंडररूट कैसे करना है, इसके लिए आपको कैलकुलेटर की मदद लेनी होगी, और बीकॉम वगैरह में BBA में कैलकुलेटर अलाउ होता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये 6,40,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, जो आंसर आ रहा है। अब यहाँ पर ये अंडररूट वाला बटन दबा दो, जैसे दबाओगे तो आ गया 800 यूनिट, तो आंसर हमारा आ गया 800 यूनिट। ये 800 यूनिट क्या आ गया, ये 800 यूनिट आ गया हमारा EOQ, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये देखो आंसर फर्स्ट का कितना आ रहा, 800 यूनिट, तो 800 यूनिट क्या हो गया हमारा EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि एक बार में जब हम ऑर्डर देंगे तो 800 यूनिट मंगाएंगे, और टोटल हमें कितनी मंगानी है, 3200 हमारा एनुअल कंजम्पशन है। साल में हम 3200 यूनिट कंज्यूम करते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं मटेरियल को, और 800 करके मंगाएंगे। तो नेक्स्ट आपसे ये पूछा है क्वेश्चन के अंदर, सेकंड देखिए यहाँ पर, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर, कि एक साल में कितने ऑर्डर आप दोगे। तो इसको निकालना बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला मैं यहाँ बता देता हूँ। सेकंड, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला बहुत इजी है, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं, आप ऐसे ही निकाल सकते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो कितने ऑर्डर दोगे एक साल के अंदर, तो आपको टोटल यूनिट कितनी मंगानी है, उसको बोलते हैं हम एनुअल कंजम्पशन 3200, और एक बार में कितनी मंगाओगी 800 यूनिट, ये क्या हो गया हमारा EOQ। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देना है। अब इसको अगर फॉर्मूले को समझे ना तो समझ भी सकते हैं अपन। देखो हमको टोटल 3200 यूनिट मंगानी है पूरे साल में, और एक बार में हम कितनी मंगाएंगे 800 यूनिट, तो टोटल कितने ऑर्डर जाएंगे, कितने ऑर्डर जाएंगे, तो 3200 डिवाइड बाय 800, तो 4 ऑर्डर। तो ये हो गया नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी कि 800 यूनिट एक बार मंगाएंगे, फिर 800 और मंगाएंगे 1600, फिर 800 और मंगाएंगे 2400, फिर 800 और मंगाएंगे 3200 3200। तो कितनी बार मंगाए, 4 बार। तो नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हुए, 4। ठीक है, अब यहां आता है गैप बिटवीन 2 ऑर्डर। देखो यहां पर ये भी बोला हुआ है ना, टाइम बिटवीन 2 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर के बीच में लगने वाला टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बहुत ईजी, कि भी 2 ऑर्डर के बीच में आप कितना गैप रखोगे। टोटल ऑर्डर आपको 12 महीने में फिल करने हैं ना, हाँ, तो 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना रखोगे, मतलब एक बार 800 यूनिट मंगा लोगे, तो उसके बाद में वापस दूसरी 800 यूनिट कब मंगाओगे, थर्ड वाली 800 यूनिट कब मंगाओगे। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है भाई, मंथ कितने होते हैं साल में, 12 महीने होते हैं, वो ले लो और डिवाइड कर दो। सर डिवाइड किसका करें, नंबर ऑफ ऑर्डर का, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो 12 महीने होते हैं एक साल के अंदर, तो 12, नंबर ऑफ ऑर्डर है 4, तो एक ऑर्डर के बीच में गैप कितना आ जाएगा, 3 मंथ्स। सर ये आंसर मंथ्स में आएगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर 12 हमने मंथ लिए हैं। ठीक है, ये 12 मंथ है, एक साल में 12 महीने होते हैं।
ठीक है। तो 3 महीने में एक बार 800 यूनिट मंगाएंगे, फिर अगले 3 महीने में मंगाएंगे 800, 1600, फिर 3 महीने में 800 यूनिट मंगाएंगे तो हो जाएगी 2400, फिर 3 महीने में 800 यूनिट मंगाएंगे तो हो जाएगी 3200। तो इस तरीके से 800 यूनिट के बीच में 3 महीने का गैप होगा, मतलब 3 महीने में हमें ऑर्डर देंगे। तो 3 3 6, 3 9 और 3 12, तो ऐसे 12 महीने में हमारे टोटल ऑर्डर आ जाएंगे। अब मैं एक चीज़ और कराने वाला हूँ जो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है लेकिन क्वेश्चंस में आता है, इस क्वेश्चन में नहीं है, पूछा नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पर आपको जो हिंदी में लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आते हैं कि सर आप थोड़ा हिंदी में भी साथ में हमको बता दीजिए। तो ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारा पेड कोर्स है ना उसमें भी हिंदी वाला मामला जो है हम दे देते हैं बच्चों के लिए, ताकि अगर किसी को इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो हिंदी में पढ़ ले, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपको भी मदद मिलती रहे। तो 3 पॉइंट थे, और इंग्लिश मीडियम वाले वो तो पहले से कर ही रहे होंगे। ठीक है, नाराज मत हो जाना, नहीं सब स्टूडेंट होते हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, मराठी मीडियम, ये मीडियम, गुजराती मीडियम, वो मीडियम, उससे क्या होता है, सबको पढ़ना तो यही है ना, है तो सब स्टूडेंट ही है ना, कर तो डिग्री तो बीकॉम की मिलेगी, बीबीए की मिलेगी ना जी। सो चलिए, स्टूडेंट होता है, टीचर होता है। चलिए आगे 4th नंबर, इसलिए टीचर आपको बता रहा है जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन में पूछा होता है। क्या? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करो, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, या इसको टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन में होता है कि भैया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट निकालो इस मटेरियल वगैरह को खरीदने की, इन्वेंट्री की। तो इसका मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला बड़ा सिंपल है और इजी है, आप चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए मेरे साथ, टोटल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला होता है, आप क्या कर लो, परचेज कॉस्ट ले लो भाई, मटेरियल को एक तो खरीदने की कॉस्ट होती है, हाँ, फिर उसके बाद आती है आपकी ऑर्डर कॉस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस समझ सकते हैं, ऑर्डर कॉस्ट का मतलब वही। ठीक है, और 3rd नंबर आ गई कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट। और स्टार्टिंग में आपको बताया ना, मैंने इन दोनों के हिसाब से आपको बताया था कि अगर EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर समझाया था ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो उसमें ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट या स्टोरेज कॉस्ट को ही हम बैलेंस करके एक क्वांटिटी निकाल रहे थे, है ना। और इसके अलावा परचेज कॉस्ट तो होती है खरीदने की, इन तीनों को जोड़ दो तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं आपको यहाँ पर ऐड करके बताता हूँ। सबसे फर्स्ट हम लेते हैं परचेज कॉस्ट। अब परचेज कॉस्ट बिल्कुल सिंपल निकल सकती है। कैसे निकलेगी सर? आप कितनी यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कि 3200 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, और एक यूनिट को खरीदने में कितने रुपए लगते हैं, 6 रुपये, तो आ गई परचेज कॉस्ट। कहाँ लिखा हुआ? ये रहा। टोटल कंजम्पशन कितना है? 3200, और कॉस्ट कितनी है एक यूनिट की? एक यूनिट मार्केट में खरीदने जाएंगे तो 6 रुपये की मिलेगी, तो 3200 यूनिट कितने रुपए की मिल जाएगी? तो 3200 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 19,200 रुपये जी। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे क्या? ऑर्डर कॉस्ट, प्लस ही तो करना है, ऊपर वाला फॉर्मूला ले रहा हूं, ऑर्डर कॉस्ट। और ऑर्डर कॉस्ट बहुत इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं। ऑर्डर कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं? अभी आप क्या करो कि टोटल ऑर्डर कितने देंगे ये पता कर लो, वो हमने ऑलरेडी पता कर लिया है, नंबर ऑफ ऑर्डर, ये देखो है ना, कि भाई हम कितने ऑर्डर देंगे, टोटल ऑर्डर कितने देंगे, 4 ऑर्डर देंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हमारे, 4। अगर ये नहीं होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता। तो 4 ऑर्डर देंगे हम साल में, और एक ऑर्डर देने में कितने रुपए लगते हैं? 150 रुपये। ये देखो 150 रुपीज़ पर ऑर्डर, एक ऑर्डर के 150 रुपये लगते हैं, और टोटल हम ऑर्डर देंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 150। तो 150 क्या है? ऑर्डर कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल के लिए टैक्सी में सामान आ रहा है, तो एक बार टैक्सी वाला जब सामान लेके आएगा तो 150 रुपये लेगा, दूसरी बार जाएगा तो 150 और ले लेगा, तीसरी बार जाएगा तो 150 और ले लेगा, चौथी बार 150 और लेगा, 4 ही ऑर्डर देने, तो टोटल कितने रुपए ले जाएगा हमारा ट्रांसपोर्ट का खर्चा? तो 600 रुपीज़। ओके, 3rd नंबर आता है आपका कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट मैं बता देता हूँ, कैरिंग कॉस्ट, इसका फॉर्मूला सिंपल, यूज करो और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करो। वो आता है EOQ अपॉन 2 डिवाइड बाय CS, सॉरी EOQ डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय CS। EOQ का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, और वो हमने पहले से ही कैलकुलेट कर रखा है। देखो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमने निकाला, कितनी आई थी? 800 यूनिट आई थी हमारी EOQ। यस, तो 800 यूनिट ले लो। ठीक है सर, ले लिया। डिवाइड 2 का 2 मल्टीप्लाई बाय C का मतलब कॉस्ट पर यूनिट या प्राइस पर यूनिट, ये रहा 6 रुपीज़, और स्टोरेज कॉस्ट ये रहा S25। तो C और S लेना है, यानी कि 6 को मल्टीप्लाई करना है 25 से।
तो 6 को मल्टीप्लाई कर दो 25% से। पहले इसको सॉल्व करना सबसे पहले, ठीक है, पहले इसको सॉल्व करना। तो 6 का 25% करेंगे तो आएगा 1.5, इधर 800 डिवाइड बाय 4 2। अब 800 को आप इसको सॉल्व कर दो ना यार, 800 में 2 का डिवाइड करोगे 400 मल्टीप्लाई बाय 1.5 तो आ गया 600। तो ये वापस 600 आ गई आपकी कैरिंग कॉस्ट। बाई चांस यहाँ दोनों सेम आ रही है। अब इन तीनों की टोटल करो तो आपकी आ जाएगी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। 19,200 में गुड्स खरीदा, 600 रुपये में ट्रांसपोर्ट के खर्चे लगे और 600 रुपये उसको केयर करने, स्टोर करने के, उसके इंश्योरेंस वगैरह के लगे। तो टोटल 20,400 रुपये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि टोटल कॉस्ट ऐसे निकालते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन है जिसका मैंने सॉल्यूशन कराया है यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए EOQ निकालने का, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको ताकि आप आराम से ले सको। ये सॉल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं हट गया हूँ ना साइड में। इसके अंदर हमने सबसे फर्स्ट सेटिंग अप ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल ये देखा। इसके अंदर हमने रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर स्टॉक लेवल समझिए। उसके बाद हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ निकालना सीखा कि ऐसी क्वांटिटी का ऑर्डर दे जिससे हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, केयरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और केयरिंग या स्टोरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो और बैलेंस में हो। इतनी क्वांटिटी का एक बार में ऑर्डर हमें देना चाहिए, जिसको हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एनालिसिस बोलते हैं। ये हमने कर लिया। अब इसके आगे कुछ टेक्निक्स और है, वो ये रही। इसमें ये सारी टेक्निक्स जो है इसका हमको ओनली थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि बीकॉम या BBA के सिलेबस में ये फुल डिटेल में न्यूमेरिकली नहीं होता है। इनके बारे में हमें थ्योरेटिकली पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होता है। सो इसके अंदर है ABC एनालिसिस, ये भी इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। VD एनालिसिस, FSND या FSN एनालिसिस बोलते हैं, और JIT अप्रोच। तो आज के इस लेक्चर के अंदर ये चारों अप्रोच मैं करवा दूंगा और फिर उसके बाद हमारा मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल करने का जो टेक्निक्स है इन्वेंट्री कॉस्ट कंट्रोल करने की वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम मटेरियल के वैल्यूएशन की और स्टॉक के वैल्यूएशन की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम FIFO LIFO वगैरह करते हैं, आपने सुने होंगे नाम। तो 2 तो पहले ही हो चुकी है हमारी, है ना। 2 तो हमने पहले ही फुल डिटेल में कर लिया है, ये वाला सेटिंग अप ऑफ वेरियस स्टॉक लेवल और EOQ एनालिसिस। 3rd से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के अंदर। इसमें सबसे फर्स्ट आता है ABC एनालिसिस। अब ये इस नाम से ही आप थोड़ा इसको याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ABC का मतलब क्या है। तो ABC जो है यहाँ पर कैटेगरी है। ABC जो है वो क्या है, कैटेगरी है। मतलब जो स्टॉक है, जो आपका मटेरियल है, उसको 3 तरह की कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। A कैटेगरी वाला स्टॉक, B कैटेगरी वाला स्टॉक और C कैटेगरी वाला स्टॉक। अब यहाँ पर A कैटेगरी वाला स्टॉक कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा महंगा होता है। देखो, जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही तरह का मटेरियल लगता है, नहीं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर ये पेन भी बनाया है किसी कंपनी ने, तो इसमें एक तो प्लास्टिक वाला मटेरियल है, एक इसके अंदर लगने वाली इंक वो भी मटेरियल है, एक इसके आगे ये जो है ना जिसे हम लिखते हैं निब बोलते हैं, ये भी एक तरह का मटेरियल अलग है। तो 3 तरह के मटेरियल हो गए। अब इन तीनों तरीके के मटेरियल को ABC कैटेगरी में डिवाइड करना है इनकी प्राइस के बेसिस पर, कि सबसे महंगा वाला कौन सा है उसको A कैटेगरी में डालेंगे, सबसे सस्ता वाला कौन सा है उसको हम C कैटेगरी में डालेंगे, और जो दोनों के बीच का है, ना महंगा है ना सस्ता है, बीच का है, उसको हम B कैटेगरी में डालेंगे। और इस तरीके से हम कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे महंगा वाला मटेरियल है उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि महंगा है ना तो 1 यूनिट भी ज़्यादा आ गया है, थोड़ा वेस्ट हो गया तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जो सबसे सस्ता है उसको खरीद के रख लो, क्योंकि वैसे भी सस्ता है। तो इस तरीके से कंट्रोल हम करेंगे। सो अब पढ़ते हैं, देखो। ABC एनालिसिस स्टैंड फॉर एनालिसिस बेटर कंट्रोल एनालिसिस, मतलब बेटर और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक। ये इन्वेंट्री को मैनेज करने की, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक को मैनेज करने की टेक्निक है। इसको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर जो है क्लासीफाई किया है, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। अब A में क्या होगा, द आइटम ऑफ A कैटेगरी, जो A कैटेगरी के आइटम होंगे वो क्या होंगे, वो हाई प्राइस्ड होते हैं, इसलिए उसको क्लोजली कंट्रोल करना चाहिए। क्लोजली मतलब बहुत अच्छे से उसके ऊपर फोकस करो, कितना परचेज करना है। ये वाला मटेरियल कहीं से अगर थोड़ा भी सस्ता मिल रहा हो तो उस सप्लायर से खरीदो,
उतना ही खरीदना है जितनी ज़रूरत हो, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत महंगा है। हमारे घर में भी जो महंगी चीज़ें होती हैं ना, उनको बिल्कुल आराम से, है ना, बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि महंगा है। सस्ती वाले वो तो ऐसे ही पड़ी रहती है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा द बी कैटेगरी। बी कैटेगरी जो होती है ये लेसर एक्सपेंसिव होती है, ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, बट जो ए कैटेगरी है उससे सस्ती होती है और सी कैटेगरी जो है उससे महंगी होती है, तो बीच की स्टेट हो गई। तो ये लेसर एक्सपेंसिव, कम खर्चीली होती है कंपेयर टू ए कैटेगरी। द नंबर ऑफ आइटम इन बी कैटेगरी इज मॉडरेट, सो कंट्रोल लेवल इज ऑल्सो मॉडरेट। अब देखो, जो सबसे ज्यादा महंगा होता है ना, हाँ वो होता महंगा है, जैसे हाई कैटेगरी जो है ना, ए कैटेगरी जो ना उसमें हाई प्राइस्ड होता है, एक्सपेंसिव होता है ए कैटेगरी में, बट वो क्वांटिटी में कम होता है। जो ज्यादा महंगा होता है ना वो हमेशा थोड़ा खरीदा जाता है, और ये बी कैटेगरी वाला जो है ना ये थोड़ा सा सस्ता है तो थोड़ा ज़्यादा खरीदा जाता है। और सी कैटेगरी जो होती है ये बिल्कुल जो है सस्ता होता है ए और बी कैटेगरी की तुलना में, तो इसलिए इनको जो है ज़्यादा मात्रा में आप खरीद सकते हैं और इन पे इतना ज़्यादा फोकस करने की, फालतू का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, खरीद के रख लो क्योंकि वैसे भी सस्ता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। यहाँ देखिए, एक टेबल दिख रही होगी आपको, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको मैं। इस टेबल के अंदर देखेंगे ना आप, ये टेबल के अंदर आप देखेंगे, हाँ, तो देखो 3 कैटेगरी के गुड्स वही है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। 3 कैटेगरी में गुड्स को डिवाइड किया गया है। ए कैटेगरी में जो है ना टोटल हमारे पास कितनी यूनिट्स पड़ी है, 150 यूनिट पड़ी है, 150 किलो पड़ा है। बी कैटेगरी 750 यूनिट पड़ी है, सी कैटेगरी की 1600 यूनिट पड़ी है। टोटल हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, इन्वेंट्री पड़ी है, वो पड़ा है 2500 यूनिट या 2500 किलो, जो भी है, मेजरमेंट करना है इनका, क्वांटिटी है ना इसलिए। तो ये 150 यूनिट पड़ी है, ये 750 पड़ी है, 1600 पड़ी। तो अगर टोटल यूनिट जो हमारी पड़ी है उसमें अगर हम परसेंटेज निकालें कि ए कैटेगरी की जो क्वांटिटी है वो कितने परसेंट में, तो ओनली 6% है, क्योंकि 2500 में केवल 150 ही है। बी कैटेगरी जो है 750 है 2500 में, तो केवल 30% है। सी कैटेगरी 1600 है, 2500 में से ओनली 64% है, ओनली के बहुत ज़्यादा है। तो जो सबसे महंगा वाला ना वो ओनली पूरे स्टॉक में 6% ही है, उसके बाद बीच वाला 30% है, और सबसे सस्ता वाला जो है वो स्टॉक में 64% पड़ा है, यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा है। ऐसा नहीं 1600 रुपये का, रुपये नहीं, क्वांटिटी है, 1600 किलो या 1600 यूनिट या 1600 है ना पड़ा है। तो जो महंगा होता है ना वो हमेशा क्वांटिटी में कम होता है, और जो सस्ता होता है ना वो क्वांटिटी में हमेशा हमारे स्टॉक में ज़्यादा होता है, ऐसा सामान्य रूप से होता है। अब वैल्यू वाइज देखिए तो ये जो 150 यूनिट है ना ये 35,000 रुपये की है, और ये 750 यूनिट जो है ना वो 10,000 रुपये की है, और ये 1600 यूनिट 5,000 रुपये की है। तो टोटल 50,000 का हमने इन्वेस्ट किया, उस 50,000 में 35,000 तो केवल 150 यूनिट को खरीदने में लग गए। तो ए कैटेगरी जो है उसमें हम अगर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट देखें ना तो 70% है। 50,000 35,000 डिवाइड बाई 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 70% है। बी कैटेगरी का जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 20% है, और सी कैटेगरी में हमने जो इन्वेस्ट कर रखा है वो ओनली 10% है। तो 5,000 के इन्वेस्टमेंट में ही 1600 यूनिट आ गई, यानी कि केवल 10% लगाया कैपिटल का और 64% यूनिट हमने खरीद ली टोटल इन्वेंट्री की। यहाँ पर 20% इन्वेस्टमेंट किया तो 30% खरीद लिया, 70% इन्वेस्टमेंट करके केवल 6% क्वांटिटी आई है। तो देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पैसा ए कैटेगरी में लग रहा है, 35,000 रुपये लग रहे हैं 50,000 में से, यानी कि 70% पैसा लग रहा है, और यूनिट केवल 150 आ रही है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत आसान है कि 150 यूनिट ही है और बहुत महंगा है ये, इसको ध्यान से अच्छे से इसके ऊपर कंट्रोल सिस्टम बिठाओ। एक यूनिट खराब हो गई ना तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी, और इस पर इतना कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है सी वाले पे, और बी में मॉडरेट है। ओके, तो ये होता है एबीसी एनालिसिस। नेक्स्ट आता है हमारा वीडी एनालिसिस, वेट एनालिसिस। ये जो है ये एक्सटेंशन है एबीसी एनालिसिस का। एबीसी एनालिसिस में हम क्वांटिटी और प्राइस के बेसिस पर कैटेगरी देते हैं। जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है वो सी में चला जाता है, जो क्वांटिटी में कम है वो ए में, बट जो प्राइस में सबसे ज़्यादा है वो ए में, और जो प्राइस में कम है वो सी में, और बीच वाला तो रहता ही है। ये उसका भी एक्सटेंशन है, मतलब क्वांटिटी और प्राइस को साइड में रखो भैया, क्वांटिटी और प्राइस से ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वीडी एनालिसिस बोलता है। ये बोलता है वीडी पे काम करो, वी मतलब विटल, ए मतलब एसेंशियल, डी मतलब डिजायरेबल, मतलब आप
सबसे अत्यावश्यक कौन सा है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसके बिना काम ही रुक जाएगा आपका अगर वो यूनिट नहीं हुई तो उस पर सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखो कि भैया ये वाला कैटेगरी का, विटल कैटेगरी का, यानी कि जो बहुत अत्यावश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उस कैटेगरी के स्टॉक को ज़्यादा फोकस करो, उस पर कंट्रोल ज़्यादा रखो, क्योंकि अगर वो स्टॉक में कमी हो गई या ख़त्म हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई तो काम रुक जाएगा आपका। बी में आता है आवश्यक, मतलब बिल्कुल काम तो नहीं रुकेगा लेकिन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। और सी में डिजायरेबल, मतलब वो स्टॉक है जो अगर कभी ख़त्म भी हो गया ना तो ऐसा कुछ नहीं है कि काम रुक जाएगा, फटाफट से अरेंजमेंट कर सकते हैं उसका। तो इस तरीके से आप स्टॉक को है जो है डिवाइड करो। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड नंबर, ये डिजायरेबल हो गया, थर्ड क्या, फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर आता है हमारा FSN एनालिसिस, जिसको FSND भी बोलते हैं। F का मतलब यहां पर क्या है, स्लो से है, सॉरी F का मतलब स्लो क्या, F का मतलब फास्ट से, F मतलब फास्ट, F से फास्ट, S का मतलब स्लो से है, और N का मतलब जो है नॉन मूविंग से है। तो तीन तरह के स्टॉक है, एक फास्ट मूविंग स्टॉक है, एक स्लो मूविंग स्टॉक है, और एक नॉन मूविंग स्टॉक है। तो कैटेगरी बना दी, जो फास्ट मूविंग स्टॉक है मतलब आएगा और सीधा मैन्युफैक्चरिंग में चला जाएगा, एक स्लो मूविंग है, आएगा कुछ दिन रहेगा फिर मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, और एक नॉन मूविंग है, आएगा और पड़ा ही रहेगा, काफी टाइम तक यूज ही नहीं होता है। तो इस तरीके से कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब करना क्या है, जो फास्ट मूविंग होता है ना वो फ्रीक्वेंसी उसकी बड़ी फास्ट होती है, ठीक है, और स्लो मूविंग में क्या होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी स्लो होती है, थोड़ा टाइम लगा सकता है। और नॉन मूविंग जो है ये मूव ही नहीं होता है, तो नॉन मूविंग पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि खरीद लोगे और वो यूजफुल ही नहीं है, वो पड़ा रहेगा काफ़ी टाइम तक। तो इस तरीके से FSN एनालिसिस के अंतर्गत हम इन्वेंट्री पर कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा JIT, जस्ट इन टाइम अप्रोच। ये जैपनीज अप्रोच है, जापान में ये वाली अप्रोच यूज होती है। अब देखो, हर कोई क्या चाहता है, उसका मटेरियल का कॉस्ट कंट्रोल हो जाए। मटेरियल का कॉस्ट अगर कंट्रोल हो गया ना तो ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा प्रोडक्ट का, और प्रोडक्ट का ओवरऑल कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा ना तो मार्जिन अच्छा रहेगा, तो प्रॉफिट अच्छा कमाएंगे। इसके अलावा जो कॉम्पिटिटर है उनसे सस्ता बेच के उनका मार्केट शेयर कब्जा सकते हैं, और उनको अच्छे से कॉम्पिटिशन में उनका मुकाबला कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। तो अब मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए आपने EOQ पढ़ा था, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था, उसके अंदर तीन तरह की वैसे कॉस्ट होती है। एक परचेज कॉस्ट, वो तो भैया जो खरीदोगे सस्ता खरीदो, और तो क्या अच्छा खरीदो, है ना, मोल भाव करके बढ़िया तरीके से 10 जगह देख के खरीदो ताकि आपको कम प्राइस में अच्छा गुड्स मिल जाए। उसके बाद में होता है भैया ऑर्डर कॉस्ट, यानी कि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट वो कम से कम हो, और एक होता है केयरिंग कॉस्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है ना भैया, ये तो लगेगा ही लगेगा, परचेज कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। इसको कितना कंट्रोल करोगे, ठीक है आप कर लोगे, लेकिन एक सीमा के बाद, एक लिमिट के बाद में वो कंट्रोल नहीं होगा। लेकिन जो स्टोरेज कॉस्ट है और केयरिंग कॉस्ट है, उसके बारे में हमारा JIT अप्रोच, जस्ट इन टाइम अप्रोच बोलता है कि यार गुड्स को स्टोर करने की क्या जरूरत है, केयर करने की क्या जरूरत है। अगर ज़्यादा खरीदोगे तो गोडाउन लेना पड़ेगा, उसका रेंट लगेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, उसमें सिक्योरिटी गार्ड बिठाओगे, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, है ना, कुछ खराब भी हो सकता है, कुछ चोरी भी हो सकता है, तो रिस्क भी रहता है। ये उसका गुड्स का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा, और वो गुड्स आपने जो स्टोर किया है उसके लिए बहुत सारी कैपिटल आपकी इन्वेस्ट हो चुकी है, यानी कि उसको खरीद के लाए, ज़्यादा खरीद के लाए, तो पैसा भी हो सकता है किसी से उधार लिया तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं अगर स्टोरेज करना ही नहीं पड़े, केयर करना ही नहीं पड़े, गोडाउन में इकट्ठा करना ही नहीं पड़े, तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा। तो इन्होंने बोला जस्ट इन अप्रोच यूज करो, मतलब यहां से आपको कस्टमर का ऑर्डर आया, पहले कस्टमर का ऑर्डर आ गया, कस्टमर ने बोला भैया 5000 मोबाइल चाहिए ये वाले, या 5000 ये वाले प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर आ गया आपके पास में। अब आपने ऐसा सप्लायर पहले से ही ढूंढ रखा है कि आप जैसे आपके पास ऑर्डर आया और आपने उस सप्लायर को सीधा इन्फॉर्म कर दिया, और बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर वो सप्लायर जो है, जो मटेरियल आपने मंगाया वो लेके आपके गोडाउन, आपकी फैक्ट्री में आ गया ट्रक। अब वो उतना ही मंगाया जितना फिनिश प्रोडक्ट का आपके पास ऑर्डर आया है, 5000 पेन या कुछ भी मान लो उसका ऑर्डर आया, तो उस हिसाब से मटेरियल आपने मंगाया। अब मटेरियल मंगाया, अब वो मैन्युफैक्चर हो गया, और मैन्युफैक्चर होके आपने सीधा, पहले से ऑर्डर आया हुआ है तो फिनिश गुड्स को उसको ट्रांसफर कर दिया, ऑर्डर पूरा कर दिया आपने।
तो इसमें गुड्स को स्टोर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो कितना सारा खर्चा बच गया, उस गोडाउन का रेंट बच गया, सिक्योरिटी का पैसा बच गया, इंश्योरेंस का पैसा बच गया, ज़्यादा नहीं खरीदना है तो वर्किंग कैपिटल जो है वो ज़्यादा लगानी नहीं पड़ी, है ना, तो बहुत सारा आपका खर्चा बच गया। फिनिश गुड्स को भी स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पहले से ऑर्डर आया उसको सप्लाई कर दिया, खत्म। इसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम अप्रोच। अब इसके खुद के कुछ प्रो है, कुछ कॉन्स हैं, प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट ये अप्रोच है। अगर कहीं पर ऐसा बिजनेस मॉडल बन जाता है कि आपका सप्लायर, आप बोलोगे और आपको गुड सप्लाई कर देगा और इधर से ऑर्डर आएगा और आपको पता है कि कस्टमर को इतने दिन में डिलीवर हम कर सकते हैं, तो ये मॉडल बढ़िया है, इससे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है। जस्ट इन टाइम इज एन इन्वेंट्री मैनेजमेंट मेथड इन विच गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर ओनली एज दे आर नीडेड। सप्लायर से तभी गुड्स सप्लाई हमारे पास होगा, रिसीव होगा जब हमें उसकी जरूरत होगी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज रिड्यूस इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। इन्वेंट्री को होल्ड नहीं करना, केयर नहीं करना, स्टोर नहीं करना है। इंक्रीज इन्वेंट्री टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या हो गया, इंक्रीज क्या करना है कि इन्वेंट्री आई, स्टॉक आया और सीधा मशीन के अंदर फैक्ट्री में चला गया, उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं, इसको टर्नओवर इंक्रीज कर दो। वेयर हाउसिंग इज एक्सपेंसिव एंड एक्सेस इन्वेंट्री कैन डबल योर होल्डिंग कॉस्ट। वेयर हाउसिंग में सबसे ज्यादा खर्चा आता है। इन जस्ट इन टाइम सिस्टम द वेयर हाउस होल्डिंग कॉस्ट आर केप्ट इन टू अ मिनिमम। लेकिन इससे आप उस वेयर हाउस की कॉस्टिंग को कम कर सकते हैं। बिकॉज योर ऑर्डर ओनली व्हेन योर कस्टमर प्लेस एन ऑर्डर। आप तभी अगर सप्लायर को ऑर्डर देते हैं जब आपके पास कस्टमर से ऑर्डर आता है और फिर आप उसको बना के हाथों हाथ सप्लाई कर देते हैं। ओके, तो योर आइटम आर ऑलरेडी सोल्ड बिफोर रीच यू, सो देयर इज नो नीड टू स्टोर योर आइटम फॉर लॉन्ग। इसलिए आपको ना मटेरियल को स्टोर करने की जरूरत है, ना फिनिश गुड्स को स्टोर करने की जरूरत है।